अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक मेजर क्रॉप्स, यानी कि मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी होती है। देखो बेटा, दो टाइप की क्रॉप्स होती है, एक होती है आपकी फूड क्रॉप्स और दूसरी होती है आपकी नॉन फूड क्रॉप्स, यानी कि जो खाने वाली क्रॉप्स होती है वो, और जो खाने वाली क्रॉप्स नहीं होती वो क्रॉप्स। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? मेजर क्रॉप्स बोलते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं फूड क्रॉप्स के बारे में। फूड क्रॉप्स जो होती है वो बहुत सारी होती है, जैसे कि राइस, व्हीट, मिलेट्स में रागी, ज्वार, बाजरा और बाकी फिर मेज और फिर पल्सेस भी आती है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं राइस के बारे में। अब चावल जो है, अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, हम देखेंगे किस रीजन में होती है, ये कौन से सीजन में होती है, किस रीजन में होती है, और ये इसका कुछ एक्स फैक्टर भी देख लेंगे हम। ठीक है, राइस डेल्टा रीजन, राइस कहाँ पे होता है? डेल्टा रीजन में होता है, कोस्टल रीजन में होता है और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स पे होता है। दूसरा, ये कौन से सीजन में होता है? खारिफ सीजन में होता है। और तीसरा इसका फैक्टर हम देख लेंगे कि सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में, इंडिया में ये सबसे ज्यादा सेकेंड नंबर पे प्रोड्यूस होता है। अब आता है वीट पे। वीट क्या है? गेहूं जो हम सबसे ज्यादा खाते हैं, वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? एक तो यूपी के वेस्टर्न इलाके में होता है, यानी कि वेस्टर्न यूपी में होता है, फिर पंजाब में और हरियाणा में होता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है राबी सीजन। राबी सीजन से तो आपको हमने पढ़ा अभी इतना सारा। उसके बाद हम देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है क्या? वीट। यानी कि हम लोग दिल्ली वाले जितने भी इलाके हैं दिल्ली के आसपास, ऊपर वाला जो इंडिया है हमारा, वो क्या खाता है? सबसे ज्यादा गेहूं खाता है। ठीक है, अब हम आते हैं मिलेट्स पे। अब मिलेट्स में हम तीन पढ़ेंगे, रागी, ज्वार और बाजरा। मेज इसमें नहीं है, मेज मिलेट्स में नहीं आता। मिलेट्स और इसमें फर्क क्या होता है पता है? कमेंट सेक्शन में बताओ क्या होता है, उसके बाद मैं बताऊंगी कि क्या फर्क होता है। रागी, रागी के में जो रीजन होते हैं वो कहाँ कहाँ होती है? रागी झारखंड में होती है, कर्नाटका में होती है, सिक्किम, तमिलनाडु और एक्सेट्रा रीजन में। और उसके बाद आपका आता है खारिफ सीजन की, ये खारिफ सीजन की क्रॉप है। ये तीनों जो है मिलेट जो है वो बेसिकली खारिफ सीजन में ही होती है। अब उसके बाद ज्वार आता है। ज्वार कहाँ कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र में। ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है हमारे इंडिया में। अब देखो खारिफ सीजन में होती है ये भी। अब आते हैं हम बाजरे पे। बाजरा कहाँ का होता है? यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात में। और इसमें ये भी खारिफ सीजन है। ठीक है, खारिफ सीजन में ही ये होता है। समझ आए? ये था हमारा मिलेट्स का। अब हम देखते हैं मेज का। मेज कहाँ कहाँ होती है? कर्नाटका में मेज होता है, खारिफ सीजन में ही होता है मेज भी। और ये यूज एज अ फूड एंड फॉडर, यानी कि दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि ह्यूमंस के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। ठीक है, अब हम देखते हैं पल्सेस। देखो बेटा, पल्सेस का मतलब क्या होता है? पल्सेस का बेसिकली मतलब होता है दाल। ठीक है, अब कौन कौन सी टाइप की दाल होती है? मूंग की दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल, अरहर की दाल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और पल्सेस में आपका पीस और ग्राम भी आ जाता है। अब ये जो है ये होती है इनका जो रीजन है जहाँ पे ये उगाई जाती है वो है एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। अब ये जो है खारिफ और राबी सीजन में उगाई जाती है। बेसिकली बेसिकली क्या, इन्हीं दो सीजन में उगाई जाती है। और ये है इंडिया की लार्जेस्ट कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, यानी कि इंडिया जो है वो पल्सेस का क्या है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, यानी कि सबसे ज्यादा इंडिया ही इनको प्रोड्यूस करता है पल्सेस को, और इंडिया ही इनको खा जाता है, यानी कि इंडिया ही इनको कंज्यूम करता है। ठीक है, ये अब हम देखते हैं क्लास हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है नॉन फूड क्रॉप्स। अभी तक हमने फूड क्रॉप्स पढ़ा, अब हम देखते हैं नॉन फूड क्रॉप्स क्या होते हैं। देखो, फूड क्रॉप्स होते हैं खाने वाली क्रॉप्स, नॉन फूड क्रॉप्स होते हैं जिन्हें हम नहीं खा सकते, जैसे कि रबर, कॉटन और जूट। अब रबर क्या है? रबर एक प्लांटेशन क्रॉप है जिसको पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है और वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी यूज होती है। उसके बाद आपका आता है कॉटन। कॉटन का क्या काम होता है? कॉटन होती है आपकी टेक्सटाइल पर्पसेस के लिए यूज, उसको चाहिए होती है कम से कम 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, यानी कि ठंडियों में वो नहीं चाहिए होती, यानी कि खारिफ क्रॉप है वो, सर्दियों में पैदा नहीं, सॉरी, उगाई नहीं जा सकती। अब इंडिया जो है वो ओरिजिनल होम है किसका? कॉटन का। अब जूट क्या है? जूट है, उसको भी बहुत ज्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, यानी कि बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, फर्टाइल लैंड चाहिए होता है उसको, और सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर में होती है, और सबसे ज्यादा जहाँ पे वो प्रोड्यूस होती है वो है हमारे इसमें वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए थे, क्या क्या टेक्नोलॉजीज का हमने यूज करा बाद में आके। देखो बेटा, सबसे पहले आता है लैंड रिफॉर्म्स। आजादी के बाद बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, यानी कि लैंड्स के जो सिस्टम थे उनको चेंज करा गया। रिफॉर्म का मतलब होता है चेंज। तो अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, सबसे पहले तो जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, लैंड को अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, लेकिन ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। तो इसलिए 1960s में क्या करा जाता है? ग्रीन रेवोल्यूशन लाया जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? हाई यील्डिंग सीड्स का आना। हाई यील्डिंग सीड्स क्या थी? प्रोड्यूस एकदम से बढ़ा देती थी, वो छोटे से एरिया में भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस मिलता था, तो प्रोड्यूस इंक्रीज हो गया। लेकिन प्रोड्यूस कुछ ही रीजन में इंक्रीज हुआ, हर रीजन में इंक्रीज नहीं हुआ, तो इसलिए वो भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। तो उसके बाद हमने क्या करा? 1980s में हम लोग लेके आए कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इसमें क्या था? हम लोगों ने फार्मर्स को अलग अलग वे में सपोर्ट करा, जैसे कि लोन एट चीपर रेट्स, हम लोग चीपर रेट्स पे लोन देने लगे।
क्रॉप सिक्योरिटी अगेंस्ट फ्लड और फायर, अगर आपकी क्रॉप को कुछ भी हो जाता है तो वी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इनिशियली रिस्पॉन्सिबल नहीं, लेकिन वी आर हियर टू हेल्प यू। ठीक है, वो वाली चीज हो गई। उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड लाया गया, किसान के लिए अलग अलग क्रेडिट कार्ड योजना लेके आई गई। उसके बाद आपका आता है वेदर फोरकास्ट रिपोर्ट्स लेके आए, एमएसपीज लेके आए। वेदर फोरकास्ट रिपोर्ट क्या आता है कि अगर बारिश आ रही है, आने वाली है, तो ऑलरेडी फार्मर्स को पता लग जाता है, तो वो ऑलरेडी सतर्क हो जाते थे और अलग अलग चीजें कर लेते थे अपने प्रोड्यूस को बचाने के लिए। ठीक है, अब आते हैं हमारे टॉपिक, हमारे चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट। देखो बेटा, सबसे पहले इन दोनों के मतलब समझो। भूदान, भू यानी कि भूमि, यानी कि भूमि का दान, और ग्राम दान यानी ग्राम यानी कि विलेज पूरा, पहले पढ़ चुके हम, सिविक्स में भी हमने पढ़ा है। तो इसका मतलब क्या होता है, पूरे ग्राम का दान कर देना, यानी कि पूरे विलेज को दान कर देना। तो देखो, भूदान यानी कि लैंड डोनेशन और ग्रामदान यानी कि विलेज डोनेशन। अब स्टार्ट कैसे हुआ था, देखो बेटा, विनोबा भावे जो थे, विनोबा भावे कौन थे, गांधी जी के बाद जिन्होंने लोगों की, जैसे गांधी जी करते थे ना, हर किसी के पास जाते थे, प्रॉब्लम्स पूछते कि हाँ आप बताओ आपकी क्या प्रॉब्लम है, ऐसा इन्होंने भी करना स्टार्ट कर दिया, विनोबा भावे ने भी। अब जब इन्होंने स्टार्ट करा तो लोगों ने लैंडलेस लेबर इनके पास, सॉरी लैंडलेस लेबर नहीं, लैंडलेस फार्मर्स इन लोगों के पास आए और इनको क्या बोला विनोबा भावे को कि हमारे पास तो जमीन ही नहीं है, हम क्या करें। तो विनोबा भावे भी सोचने लगे अब क्या करना चाहिए, लेकिन उसमें हमारी एकदम से एंट्री किसकी होती है, रामचंद्र रेड्डी जी की एंट्री होती है। तो वो क्या करते हैं, अपना 80 एकर्स ऑफ लैंड डोनेट कर देते हैं। किसको डोनेट कर देते हैं, 80 लोगों, 80 किसानों के बीच में अपने 80 एकड़ लैंड को डोनेट कर देते हैं। और वो क्या बोलते हैं कि ये मेरी भूमि थी, मैंने तुम्हें दान कर दी, तो यानी कि भूदान हो गया। भूदान मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट है। फिर ग्रामदान आ जाता है कि लोग उसी चीज से मोटिवेट होके पूरे पूरे ग्राम को, पूरे पूरे विलेज को भी लोगों में, यानी कि फार्मर्स में डोनेट करने लगते हैं। ठीक है, अब ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, छोटा सा चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। इसके क्वेश्चंस भी हम जल्दी से आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।